दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जी मिली जानकारी के मुताबिक बिहार को एथेनॉल उत्पादन का हब बनाने के लिए बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। जी इसको लेकर कई तरीके की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही है। जी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि राज्य में एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में निवेश के लिए 3 बड़े प्रस्ताव आ गए हैं। बहुत जल्द राज्य के अलग अलग जिलों में एथेनॉल उत्पादन का यूनिट लगाया जाएगा। जी इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता कि इस निवेश प्रस्ताव से बिहार में करीब 650 करोड़ रुपए की निवेश होने की संभावना है। इसका लाभ बिहार के 3 जिले मधुबनी, गोपालगंज और मोतिहारी को मिलने वाला है। इससे यहां के लोगों को काफी लाभ होगा तथा आसपास के इलाकों में रोजगार की संभावना बढ़ेगी। जी खबर के मुताबिक बिहार के मधुबनी में 400 करोड़, मोतिहारी में 120 करोड़ और गोपालगंज में 133 करोड़ का निवेश प्रस्ताव है। दोस्तों शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा कुरान शरीफ के 26 आयतों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए वसीम रिजवी को न केवल फटकार लगाई बल्कि उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज भी कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि क्या आप वाकई में इसे लेकर सीरियस हैं। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कुरान शरीफ के 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। वसीम रिजवी का आरोप था कि कुरान की 26 आयतें इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा दे रही है, लिहाजा इन आयतों को हटा दिया जाए। इन आयतों के बहाने मदरसों में बच्चों को जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है। इस याचिका के बाद वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला था। इतना ही नहीं, इनके खिलाफ फतवा जारी करके उन्हें इस्लाम से खारिज भी कर दिया गया था। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था और सरकार से देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि बाद में वसीम रिजवी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए खुद को जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही थी। साथ ही हिंदुस्तान के लोगों से उनका समर्थन करने की भी अपील की थी। दोस्तों गर्मी सबको लगती है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, लेकिन इस तपती गर्मी से बचने का सबका अपना अपना तरीका होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर ही हाथी और उसके बच्चे के मस्ती भरे वीडियो वायरल होते हैं जो यूजर्स के दिन भर जाते हैं, यानी कि दिन भर की थकान को दूर करने का काम करते हैं। ठीक ऐसा ही एक वीडियो हमारे पास आया है, वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्हे से हाथी ने गर्मी से बचने का तरीका खोज निकाला है। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में तेज गर्मी के चलते एक नन्हा हाथी पास में खड़े ठंडे पानी के टब में नहाता दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा हाथी पानी में ना सिर्फ नहा रहा है बल्कि पानी के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसकी मां उस पर नजर बनाए हुए हैं। इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोचे कि हम भी आपको यह वीडियो केडीबी लाइव के माध्यम से दिखा दें। वीडियो में हाथी की शरारत यूजर्स की मन मोह रही है। इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने हाथी के बच्चे की ये छोटी सी क्लिप ट्विटर पर शेयर किया है, जिसे अब तक 12,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों दुनिया के हर माँ बाप की एक शिकायत आम है कि उनके बच्चे स्मार्टफोन और गैजेट जैसी चीजों में ज्यादा मशगूल रहते हैं, जिस वजह से वे अपना टैलेंट खो रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मौजूदा वक्त में पढ़ाई के अलावा डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट जैसी एक्टिविटी में भी जमकर कमाल दिखा रहे हैं। इन दिनों एक बच्ची ने जो काम किया है उसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल बच्ची ने ऐसा काम किया है कि उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं। कियारा कौर नाम की भारतीय अमेरिकी बच्ची मौजूदा
मौजूदा वक्त में संयुक्त अरब अमीरात में रहती है, लेकिन उन्होंने अपने खास हुनर की बदौलत दुनिया भर में अलग खूब नाम कमा लिया है। और ये नाम उन्होंने इसलिए कमाया है क्योंकि उन्होंने 105 मिनट में 36 किताबें पढ़ लेती है, जिस वजह से लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस उम्र में बच्चे खेलने और फिर मौज मस्ती करने में लगे रहते हैं, उसमें उन्होंने ये अनोखा रिकॉर्ड बना लिया है। जी हां, फिलहाल कियारा की उम्र महज 5 साल है। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 36 किताबें पढ़ी 105 मिनट में। जी हां, जिसमें उनको सिर्फ 105 मिनट का ही वक्त लगा। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक उनके रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं आया जो इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा किताबें पढ़ी हो। जी हां, कियारा के इस टैलेंट को देखते हुए लोग उसे वंडर चाइल्ड नाम से बुलाने लगे हैं। कियारा के पिता तो चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। कियारा के माता पिता ने बताया कि उनकी बच्ची को शुरू से ही पढ़ने का काफी शौक है। जी, शुरुआत में उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसका एडमिशन नर्सरी स्कूल में हुआ तो एक टीचर की नजर उस पर पड़ी, लेकिन तब तक कोरोना महामारी फैल चुकी थी, जिस वजह से स्कूल बंद हो गए। इसके बाद भी कियारा नहीं रुकी और फिर वे घर में ही लगातार किताबें पढ़ती रही। पिछले 1 साल में उसने करीब 200 किताबें पढ़ डाली। कियारा के माता पिता ने बताया कि उनकी बच्ची बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जमकर गरजे। ओवैसी ने कहा है कि अगर आज आप हरकत नहीं करेंगे तो फिर आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेगी। रैली के मंच से ओवैसी ने कहा है कि हमें इसलिए हरकत करना है ताकि जिंदा होने का सबूत देना है। जी हां, अपने समर्थकों को जोश दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि हमें खामोशी को तोड़ना होगा और सन्नाटे को चीरना होगा। रैली के मंच से ओवैसी ने कहा है कि अगर आज आप हरकत नहीं करेंगे तो फिर आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेगी, इसीलिए हरकत करना है, जिंदगी का सबूत देना है। यह खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है। आपको इस मुल्क में गरजदार आवाज बनना है, जैसे आसमान से बिजलियां गरजती है उस तरीके से तुमको मुत्तहद तौर पर अपनी इत्तेहाद की ताकत बनकर और बिजली बनकर इस जमहूरियत को मजबूत करना है। दोस्तों, ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रसाद किशोर ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणाम से पहले बड़ा बयान दिया है। जी हां, प्रसाद किशोर ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी को 40% वोट मिलने वाला है। उन्होंने कहा है कि लेकिन वोट फीसदी से बीजेपी को सत्ता नहीं मिलने वाली है और बंगाल में टीएमसी का ही सरकार बनेगी। जी हां, एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए प्रसाद किशोर ने कहा है कि मैं दोबारा कह रहा हूं कि बीजेपी की यहां पर आधार बना है और बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है और बीजेपी को इस चुनाव में 40% वोट आ रहा है। जी प्रसाद किशोर ने आगे कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और बीजेपी यहां पर 100 सीट के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। प्रशांत किशोर एक ट्विटर पर एक ऑडियो वायरल होने के बाद ये बातें कही है। नंदीग्राम में ममता के चोट के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, कि शंका नहीं है कि टीएमसी सुप्रीमो को पैर में चोट लगी है और फ्रैक्चर हुआ है। जी उन्होंने कहा है कि बात रही हमले और फिर चोट की, तो फिर टीएमसी शुरू से मांग कर रही है कि इस मामले की न्याय की जांच की जाए और हकीकत सामने आ जाए। दोस्तों, मुंगेर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। जी हां, जब एक ओवरलोड नाव गंगा नदी में पलट गई। जी इस हादसे में नाव पर सवार लोगों को बचा लिया गया है, मगर 2 बच्चे अब तक लापता बताए जा रहे हैं। अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये बच्चे किसके हैं। यह हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदाह गंगा घाट पर दियारा क्षेत्र में हुआ। भेलुआ दियारा से वापस लौट रही नाव बरदाह घाट की ओर आ रही थी। इस बड़ी नाव में अनाज से लदे 2 ट्रैक्टर, थ्रेसर और कुछ लोग सवार थे। जी अंधेरा होने की वजह से नाव बालू से टकरा गई, जिससे उसमें पानी भर गया। पानी भरते ही नाव पर लदा सामान सरकने लगा और नाव डूब गई। हालांकि घाट के पास हादसा होने से कई लोग तत्काल ही बचाव के लिए नदी में कूदे और फिर नाव सवार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि 2 बच्चे जो कि नाव पर सवार थे वे लोग डूब गए, जिनको खोजने का प्रयास जारी है। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिला के नगर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार की शनिवार को पश्चिम बंगाल में हत्या के मामले में उनकी बेटी ने इसे षड्यंत्र करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। जी कल ही किशनगंज थाना प्रभारी अश्विनी कुमार की पूर्णिया जिले में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को सुबह ही अश्विनी कुमार की 75 वर्षीय मां उर्मिला देवी ने भी दम तोड़ दिया था। उसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एसएचओ अश्विनी कुमार की बेटी ने रविवार को कहा कि यह षड्यंत्र है और मैं सीबीआई
जांच की मांग करती हूं। वे बंदूकें रखने के बावजूद भी मेरे पिता को अकेले छोड़कर भाग गए। न केवल सर्किल इंस्पेक्टर मनीष कुमार, बल्कि वे जो भाग गए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। मेरे पिता की मौत के बाद सदमे में मेरी दादी का भी निधन हो गया। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज जिला के नगर थाना प्रभारी असबरी कुमार की शनिवार को पश्चिम बंगाल में हत्या के बाद उनकी 75 वर्षीय मां उर्मिला देवी ने रविवार की सुबह पुत्र वियोग में दम तोड़ दिया था। यह पुत्र के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही असबरी कुमार की मां की तबीयत बिगड़ने लगी थी। यह उनकी मां उर्मिला देवी ने जानकी नगर थाना अंतर्गत अबेराम चकला पंचायत के पांचू मंडल टोला स्थित अपने घर में रविवार की सुबह अंतिम सांस ली। दोस्तों, बिहार बोर्ड के छात्रों को अब किसी चैप्टर को समझने के लिए यूट्यूब या फिर गूगल पर अध्ययन सामग्री खोजने की जरूरत नहीं होगी। बिहार में अब टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया गया है, जिसके बाद अब केवल एक से सारी किताबें ई लाइब्रेरी में मिल सकेगी। जी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ द्वारा इस व्यवस्था को तैयार किया गया है, जिसमें बिहार बोर्ड के 9वीं से 12वीं के सिलेबस के अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक की सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है। जी कोरोना काल के दौरान छात्र को घरों में रहकर ही अध्ययन करने की मजबूरी के दौरान अब ई लाइब्रेरी उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। यह बिहार ने ई लाइब्रेरी तैयार करके एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। जी हां, बिहार अब देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसके पास अपने टेक्स्ट बुक के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार है। जी हां, इसमें कक्षा 1 से 12 तक की किताबें उपलब्ध है। किताबों के अलावा इसमें हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो भी उपलब्ध रहेगा। छात्रों को यहां वो सभी वीडियो मिल सकेगा जो कोरोना काल के दौरान दूरदर्शन पर चलाए गए थे। इसमें सभी कक्षाओं के वीडियो शामिल रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बताया कि इसमें कक्षावार किताबें रखी गई है। छात्रों को पहले अपना कक्षा चयन करना होगा, जिसके बाद विषय और फिर उसके चैप्टर को चिन्हित करके उसे पढ़ाया जा सकेगा। पन्ने पलटने की इसमें सुविधा दी जाएगी। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से नीतीश सरकार की व्यवस्था पर हमला बोला है। दरअसल इस बार उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है। जी हां, साथ ही इसकी स्थिति पूरी तरीके से दयनीय बताई है और नीतीश कुमार पर जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की दूरदर्शी स्थिति बताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मैंने पहले भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आपके सामने और सदन के पटल पर रखा था। जी, सीएजी की रिपोर्ट ने भी मेरी बातों का सत्य पाया है। नीति आयोग अनुसार बिहार स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी मानकों पर निचले पायदान पर हैं। बिहार में 69% डॉक्टर, 92% नर्स और 56% शिक्षकों की कमी है। वहीं उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट के अनुसार लिखा है कि 16 वर्षों के सीएम श्री नीतीश कुमार आईसीयू में भर्ती बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के दोषी क्या सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या फिर हड़प्पा काल को ठहराएंगे। मुख्यमंत्री जी से तार्किक और तथ्यात्मक सवाल मत पूछना, नहीं तो फिर वे गुस्से से लाल पीला होकर जंगल राज चिल्लाएंगे। आपको बता दूं कि यह पहली बार नहीं है कि जब बिहार की व्यवस्था पर यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी बिहार की विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमला कर चुके हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। जी बीते 24 घंटे के दौरान कुल 3756 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें सबसे अधिक 1382 पटना से हैं। जी इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 15,000 हो चुकी है। इस बीच बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वेब पोर्टल में कोरोना संक्रमण बचाव और फिर इससे इलाज के संबंधित आंकड़े और जानकारियां अपलोड करने की व्यवस्था चुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। इसमें लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी नपेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद सरकार हरकत में है। जिलावार कोरोना टेस्ट बढ़ाने से लेकर आइसोलेशन सेंटर और अस्पतालों में बेड तक की उपलब्धता को जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सूचनाएं प्राप्त करने में स्वास्थ्य विभाग को काफी कठिनाइयां हो रही है। निर्देश के बाद भी सूचनाओं को लेकर लापरवाह है। इसके बाद सरकार ने ऐसे अफसरों कर्मियों से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत की आस लगाए बिहार में उसके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं को सीबीआई के जवाब से गहरा धक्का लगा है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी जमानत के लिए रांची के न्यायालय से गुहार लगाई है। इस याचिका पर कई बार सुनवाई हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब सीबीआई ने कोर्ट को ऐसा जवाब दिया है जिससे बेल मंजूर होने पर सवाल खड़ा हो गया है। लालू यादव का स्वास्थ्य आजकल काफी खराब चल रहा है, जिसकी वजह
से उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में ले जाया गया है। जहां उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की रिहाई के लिए आजादी अभियान भी शुरू किया था। लालू के चाहने वालों ने 9 अप्रैल को लालू की रिहाई की मांग को लेकर ट्वीट करके अभियान छेड़ा था, यानी ट्विटर पर अभियान छेड़ा था। कुछ लोगों ने इसे लालू के गलत कर्मों का नतीजा भी कहा। जी हां, एक ट्विटर यूजर ने लालू प्रसाद यादव की सजा को पश्चिम बंगाल से जोड़ते हुए कहा है कि ममता दीदी का भी यही हश्र होने वाला है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि उनके पिता गरीबों के अभिमान है। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत 6 पदों के लिए एक साथ चुनाव होने वाला है, लेकिन अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है। जी, हालांकि सभी उम्मीदवार जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी, बिहार में पंचायत चुनाव इस बार बैलेट पेपर से नहीं होगा, बल्कि ईवीएम से होने वाला है। लेकिन यह मामला अब फंस गया है। जी हाँ, फंसा हुआ है, जिसके कारण चुनाव के तारीखों के ऐलान में देरी हो रही है। ईवीएम के कारण ही चुनाव में देरी हो रही है। देरी ही नहीं, काफी देरी हो रही है। क्योंकि 2016 में 24 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हो गया था, लेकिन इस बार तो शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया है, जबकि 2016 में 25 फरवरी को ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। जी हां, गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट में बिहार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इस पर फिलहाल कोई भी फैसला नहीं आया है। आपको बता दूं कि अब तक 7 बार फैसला टाला जा चुका है। पहले माना जा रहा था कि 19 फरवरी को पटना हाईकोर्ट मामले पर फैसला सुना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी अब 21 फरवरी को इस पर फैसला आने की उम्मीद है। पटना हाईकोर्ट के फैसले की देरी के बाद माना जा रहा है कि 21 अप्रैल को कोई डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन फैसले की देरी से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि इस बार तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाएगा। इस बार 21 अप्रैल को यदि हाईकोर्ट का अपना फैसला सुना देता है तो फिर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में अगस्त तक का समय लग सकता है। दोस्तों, बिहार के मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने लोगों को सलाह दी है कि बेवजह वो बाहर से ना निकलें। जी हां, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अन्यथा उनकी सेहत खराब हो सकती है। जी हां, बिहार के कुछ जिलों में आज से लू चलने की स्थिति बन गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य के दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है और पारा 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। जी हां, वही गर्म पछुआ हवा हीट वेव में तब्दील हो सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि उत्तर बिहार में यह स्थिति नहीं रहेगी, वहां पारा सामान्य से थोड़ा ऊपर रहने की संभावना है। लेकिन दक्षिण बिहार में भारी गर्मी पड़ने के आसार बन गए हैं। लोग बेवजह दोपहर बाहर ना निकलें। जी दोपहर बाहर निकलने से बचें। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने एक तरफ जहां उत्तर बिहार के लोगों के लिए राहत का संदेश दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के लोगों के लिए सलाह दिया है कि 14 जिलों के लोग बेवजह दोपहर में घर से नहीं निकलें। प्रभावित जिला है जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, भोजपुर, लखीसराय, बक्सर, बेगूसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा और पटना। जी हाँ, यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि शाम 5 बजे तक हीट वेव चलने के आसार हैं। जी हाँ, अंत में लोग अपने सेहत का ख्याल रखते हुए बेवजह घर से निकलने से बचें। बिहार की राजधानी पटना में गर्मी का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ऊपर रहा। वहीं 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म पछुआ हवा भी चली। बताया गया है कि गर्म पछुआ हवा चलने के साथ दक्षिण बिहार के 14 जिलों में आंधी पानी आने की भी आसार हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर दक्षिण बिहार के पूर्वा बहने की संभावना बन जाएगी, जिसमें गरज वाले बादल बनेंगे और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के रोजगार सृजन के लिए बिहार सरकार सभी जिलों में चनपटिया मॉडल लागू करेगी। जी हां, विशेषकर महाराष्ट्र से लौट रहे बिहारी मजदूरों के लिए राज्य सरकार अब पूरे प्रदेश में, यानी कि पूरे बिहार में चनपटिया मॉडल के जरिए रोजगार सृजन करने का अवसर देने जा रही है। उद्योग विभाग ने इस दिशा में कार्य योजना बनाई है। जी, दरअसल चनपटिया में पिछले साल कोरोना संक्रमण से पीड़ित होकर बिहार लौटे मजदूरों ने लोन के जरिए सफलतापूर्वक अपनी यूनिट लगाकर न केवल खुद को स्वावलंबी बनाया, बल्कि दूसरे सैकड़ों कुशल मजदूरों को रोजगार भी दिया। इस संबंध में रविवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना काल में अन्य राज्यों से लौटकर बिहार पहुंच रहे कामगारों को बिहार सरकार उन्हें स्वयं का काम करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। सक्षम और स्वावलंबी बिहार बनाने के लिए एवं अन्य लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए पूरा बिहार चनपटिया मॉडल अपनाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चनपटिया मॉडल के तहत बिहार के प्रत्येक जिले में विशेष तौर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत छोटे
छोटी छोटी यूनिट लगाने को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि रोजी रोटी के लिए स्थानीय लोगों को बाहर पलायन न करना पड़े। यह चनपटिया मॉडल के तहत अन्य राज्यों के कुशल मजदूरों को काम दिलाने, उद्योग लगने के लिए जमीन के साथ कर्ज भी दिलाया जाएगा। दोस्तों, ज्यों ज्यों वक्त बीत रहा है त्यों त्यों 3 कृषि कानूनों के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन की तस्वीर भी बदलती जा रही है। जी हां, आंदोलन की शुरुआत से कदम कदम पर जो लंगर जारी थे वहां पर चूल्हे अब बंद हो गए। जी हां, ऐसे में भीड़ भी छट गई। अब आंदोलन के बीच सन्नाटा सा है। टिकरी बॉर्डर पर सभा भी चलती है और इसमें आंदोलनकारी शामिल भी होते हैं, मगर 15 किलोमीटर तक फैले इस आंदोलन में अब वो बात नहीं। मददगार भी अब बेहद ही कम है। दूध की सप्लाई का दिन भर इंतजार रहता है। राशन और सब्जी का संकट भी बनता जा रहा है। जी पहले कई जगह मॉल खोले गए थे, वहां से किसान फ्री सामान ले रहे थे, मगर अब खालसा एड को छोड़कर बाकी मॉल दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हां, लंगर स्वास्थ्य भी गिनी चुनी जगह ही मिलते हैं। सर्दियों में आंदोलन के बीच खूब पकवान बन रहे थे, कभी गाजर पाक, कभी गुलाब जामुन, कभी जलेबी, कभी हलवा, कहीं खीर तो कहीं हरी जलेबी और पंजाब से लाई जाने वाली पिन्नी अब दिखाई नहीं देती है। जी हालांकि मौसम के साथ कुछ चीजें में बदलाव तो स्वाभाविक है, मगर पुराने की जगह नए पकवान नहीं ले पाए। जी पहले की तरह यहाँ पर पकवान नहीं बन पा रहे हैं। अब हालात यह है कि पीने के पानी का प्रबंधन करने में भी पसीना छूटता है। जी कई जगह आरओ प्लांट लगे हैं, लेकिन किसानों के चेहरे पर पहले जैसे रौनक कहीं नहीं दिखाई देती है। जी मेडिकल कैंप भी कम हो गए हैं, लाइब्रेरी भी खत्म हो गई है, अधिकांश ट्रैक्टर ट्रॉली वापस लौट गए हैं। जी मोर्चा के आह्वान पर पहले होने वाले कार्यक्रम में जहां हरियाणा के किसानों की संख्या ज्यादा होती थी, वहां पर पंजाब के किसान खुद मोर्चा संभालने पर मजबूर हैं। जी हालांकि इन सब के बावजूद भी किसान नेताओं का दावा है कि अभी तो खेतों में कार्य चल रहा है, इसलिए वहां कार्य भी निपटाना है। जब बॉर्डर पर जरूरत होगी तो भीड़ पहले से भी ज्यादा होगी। जी पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर ट्रॉली भी पहुंच जाएंगे। आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रैली करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आधे चुनाव में ही टीएमसी पूरी तरीके से साफ हो गई है। दीदी की बौखलाहट साफ दिख रही है और उनकी बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समझ नहीं आता है कि दीदी को करवाहट इतनी पसंद क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्धमान की 2 चीजें बहुत मशहूर है, एक तो चावल और दूसरा मिही दाना। जी आपकी बोली, आपका व्यवहार, यहाँ का खान पान, हर चीज में भरपूर मिठास है। दीदी की करवाहट, उनका क्रोध, उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। बंगाल में हुए आधे चुनाव में टीएमसी को आपने पूरा साफ कर दिया, यानी कि आधे चुनाव में टीएमसी पूरी तरीके से साफ हो गई है। 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे हैं कि भाजपा की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। जी उन्होंने कहा है कि एक तो नंदीग्राम में बंगाल की लोगों ने दीदी को क्लीन बॉल्ड कर दिया, यानी कि बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरी, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपों को सौंपेंगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया। इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पश्चिम बंगाल की जनता से भाजपा को जिताने की अपील करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फेयरवेल दे। इसके साथ ही उन्होंने बीते 10 अप्रैल को कुछ बिहार के एक मतदान केंद्र पर हुई हिंसा मारे गए लोगों के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा है कि मैं यहां आपसे एक अपील करने आया हूं। दीदी ने बंगाल में 10 सालों तक शासन किया, क्या उन्हें एक छोटी विदाई देना अच्छा लगेगा? इसलिए आपको चाहिए कि भाजपा को 200 सीटें दिलाकर उन्हें विदाई दें। जी अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी आजकल बौखलाई हुई है, एक ही बात करते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आप इस्तीफा तैयार रखो, 2 मई को आपको इस्तीफा देना होगा। बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान कुछ बिहार के पोलिंग बूथ पर हिंसा के लिए अमित शाह ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। जी उन्होंने कहा कि चौथे चरण के चुनाव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया, सुरक्षा बलों के हथियार छीनने की कोशिश की। सुरक्षा बलों को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं को जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, जब आपके सितारे बुलंदी पर चल रहे हो तो फिर आपके लिए अपने वश में ना दिखने वाला काम भी आपके अनुकूल हो जाती है।
जी यही हो रहा है, फर्श से अर्श, फिर अर्श से फर्श, और अब फिर से अपने राजनीतिक करियर की शिखर पर पहुंच रहे एक समय देश के सबसे युवा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन के साथ। जी लेकिन ये सब फिर से शुरू हुआ साल 2021 में। दरअसल पिछले 6 सालों से अपनी ही पार्टी में निर्वासित चल रहे शाहनवाज हुसैन की जिंदगी में एक बेहतरीन मौका आया जब बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाके कश्मीर के पंचायत चुनाव में उनके पार्टी का चेहरा बनाया। जी उनको पार्टी का चेहरा बनाया, फिर क्या था, शाहनवाज ने इस मौके को अवसर की तरह दोनों हाथों से भुनाया। जी बीजेपी ने यहां घाटी के पंचायत चुनाव में पहली बार 3 सीटें जीती। जी वहीं से शाहनवाज हुसैन ने पार्टी में विश्वास जीत लिया। जी अब साल 2021 है, जी नया साल। इस नए साल में कश्मीर के चुनाव का फल उन्हें बिहार में विधान परिषद सीट का मिला, जिसे वे बार बार इनकार करते आए थे। इसके बावजूद भी इस बार वे मना न कर सके और बाद में बिहार मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री के रूप में जगह दे दी गई। यह फैसला कईयों के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक गलियों में चर्चा चली कि केंद्रीय राजनीति की समझ रखने वाले एक नेता को राज्य भेज दिया गया, यानी कि बिहार भेज दिया गया। कईयों ने इसे उनका डिमोशन माना, तो कईयों ने माना कि सुशील कुमार मोदी की जगह उन्हें बिहार भेजा जा रहा है। वहीं राजनीति की समझ रखने वाले मान रहे हैं कि बीजेपी सैयद शाहनवाज हुसैन को मुस्लिम नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यह पार्टी थिंक टैंक का कश्मीर में किया गया प्रयोग को सफल होता देखकर शाहनवाज को देश में खाली पड़े बड़े मुस्लिम नेता के विकल्प के रूप में बढ़ने का है। लेकिन शाहनवाज की नई रणनीति करियर की शुरुआत बिहार से ही क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। बिहार से आने वाले मृदुल स्वभाव के शाहनवाज हुसैन की पहचान एक संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू और जमीनी नेता की है। जी हां, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर काम कर रहे सैयद शाहनवाज से बीजेपी की अपेक्षा है कि बिहार में पार्टी संगठन को और मजबूत बनाया जाए। साथ ही साथ जिंदगी के 52 वर्ष को देख चुके शाहनवाज हुसैन की छवि एक युवा लेकिन अनुभवी नेता की है। पार्टी चाहती है कि बिहार में नेतृत्व की कमी से जूझ रही बीजेपी के लिए अंदर से सख्त शाहनवाज एक विकल्प के रूप में हो सकते हैं। जी हां, बिहार की कुल आबादी का करीब 17% आबादी मुस्लिमों की है। सीमांचल में कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 30 से 40% से ज्यादा है, लेकिन इनका बिहार में प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी में कोई भी बड़ा नेता नहीं है। जी हां, बड़े मुस्लिम नेताओं की कमी का नतीजा बिहार विधानसभा में देखने को मिला, क्योंकि 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाकों में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का हाल इतने बुरे हो गए थे कि दोनों पार्टियों के एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचे। जी हां, अब बीजेपी को लगता है कि सुपौल के रहने वाले और 3 बार सांसद रहे शाहनवाज हुसैन के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि गुजरात दंगों का विरोध करने वाले सैयद शाहनवाज हुसैन की छवि उदारवादी वाली है। पार्टी का सोचना है कि उनके इस छवि से मुस्लिम वोटरों को आगामी चुनाव में लुभाया जा सकता है। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे की स्टडी में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जी हां, इस स्टडी में पता चला है कि कैसे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक और कुछ बड़े बैंक गरीबों के खाते से सर्विसेज के नाम पर मोटी रकम ले रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे की इस स्टडी में बताया गया है कि सेविंग अकाउंट हो या फिर जनधन खाता, ये बड़े बैंक गरीबों से कैसे वसूली कर रहे हैं। देश के ये बड़े बैंक सर्विसेज के नाम पर गरीबों की मेहनत की कमाई पर कैसे डाका डाल रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की बात की जाए तो इस बैंक ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के खाता धारक से हर चार्ज निकासी के बाद प्रत्येक विड्रॉल पर 70 रुपए 70 पैसे का चार्ज काटा गया है। यह रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने 12 करोड़ बीएसबीडी अकाउंट होल्डर से सर्विसेज के नाम पर पूरे 308 करोड़ की वसूली की है। यह बैंक ने 308 करोड़ की रकम 6 साल में वसूली की है। गरीबों का पैसा लूटने में केवल देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ही नहीं, बल्कि दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के भी पीछे नहीं है। इस बैंक के पास बीएसबीडी खाता धारक को संख्या 3.9 करोड़ की है, जिनसे इस बैंक के सर्विसेज के नाम पर 9 करोड़ 90 लाख रुपए जुटाए गए हैं। जी हां, दरअसल ये बैंक छोटी छोटी रकम लोगों के खातों से काटकर एक मोटी रकम इकट्ठा कर लेते हैं और ग्राहकों को पता भी नहीं चल पाता है। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से देश की जनता को जनधन खाते की सुविधा दी जाती है। जी हां, अगर आप भी ये खाता खुलवाते हैं तो फिर आपको कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस का फायदा लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको अपने खातों को आधार से लिंक करना जरूरी है। जी हां, अगर आपने खातों को लिंक नहीं कराया है तो फिर आपको 1,30,000 रुपए का सीधा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इस खाते में ग्राहकों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है।
है, लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराए हैं तो फिर आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि सीधे सीधे आपका 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा इस खाते पर आपको 30,000 रुपए एक्सीडेंट डेट इंश्योरेंस कवर भी बैंक खाते से आधार लिंक होने पर ही मिलता है। इसलिए आप फटाफट अपने खातों को आधार से लिंक करा लें। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।